हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार प्रश्नों को तैयार किया है और ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि F का अर्थ प्लस है, P का अर्थ गुणा है, T का अर्थ भाग है और K का अर्थ माइनस है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि F का अर्थ है प्लस है, तो इस समीकरण के अंदर हम F के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि P का अर्थ है गुणा, तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम क्या कर देंगे, P के स्थान पर गुणा कर देंगे। आगे बोल रहा है कि T का अर्थ है भाग है, तो T के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से लास्ट में बोल रहा है कि K का अर्थ है माइनस है, तो K के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 40, उसके बाद में T का अर्थ है क्या, भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में 8, फिर क्या है F का अर्थ है प्लस, फिर क्या है 16, यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर क्या है P का अर्थ है गुणा, फिर क्या है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद में K का अर्थ है माइनस और लास्ट में मेरे भाई 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए सबसे पहले हम समीकरण के अंदर सोल्व करेंगे भाग को, तो यहाँ पर देखिए 8 का भाग देंगे 40 में, तो ये चला जाएगा, यानी कि 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद में क्या है प्लस, फिर मेरे भाई भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 16 चौक 64, ठीक है। उसके बाद में क्या है माइनस का 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 13। अब देखिए गुणा करने के बाद में क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का 5 है और प्लस का 64 है, तो मेरे भाई 5 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 64 मिलकर बन जाएगा 69, ठीक है। इसी प्रकार से क्या बच गया, माइनस का 13, तो 69 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 13 कर देंगे। तो 69 में से माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 56। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 56। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 56 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस
मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये ऑल सब्जेक्ट के ऊपर तैयार किया गया जो मास्टर पीडीएफ सेट है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लगभग 50 से 60 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप बची हुई तैयारी के बीच में या बचे हुए समय के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या दिया जाएगा तो वो भी देखिए मेरे भाई। देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे किसके मेरे भाई, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और बचे हुए समय के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 18 का संबंध है 81 के साथ में उसी प्रकार से 17 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 18 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 18 से यहाँ पर 81 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 17 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 18 से यहाँ पर 81 कैसे बना है। तो 18 से 81 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर 18 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 18 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 8 मिलकर बन जाएगा 9। अब 9 से 81 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 9 से 81 बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। और ध्यान से देखिए 81 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर और इस 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई 17 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए 17 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 17 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8। और मेरे भाई इस 8 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। और ध्यान से देखिए 64 दिया गया है हमें ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला श्रेणी को
पूरा करेगा। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज के अंदर आपको अल्फाबेट लेटर भी दिए गए हैं और नंबर भी दिया गया है। तो जब भी आपको सीरीज के अंदर अल्फाबेट लेटर दिया जाए और साथ में नंबर भी दिया जाए, तो इस सीरीज को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेटर सीरीज को सोल्व करना है और उसके बाद में आपको नंबर सीरीज को सोल्व करना है, ठीक है। और फटाफट से सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर सीरीज में दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। सोल्व करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए मेरे भाई। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है एक्स आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 24 नंबर पर, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है वी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 22 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है टी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर है। टी के बाद में क्या है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। आर के बाद में पी आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर जितने भी नंबर किए हैं इन सभी नंबर को देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 24 से कितना बन रहा है 22, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 24 से 22 बन जाएगा कैसे, यदि हम 24 में से क्या कर दें -2 कर दें तो बन जाएगा 22 से। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 20, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 में से भी क्या कर दें -2 कर दें तो बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से बन रहा है 18, 20 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 16, 18 से 16 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 18 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 16। अब हमें क्या करना है 16 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहां पर सभी में क्या हुआ है -2, तो 16 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे 16 में से भी -2 कर देंगे। 16 में से -2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 14। अब 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एन, तो यहां पर हम लेटर भर देंगे एन। अब इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर इसको ध्यान से देखिए, 14 नंबर पर एन आता है तो यहां पर हम एन भरेंगे, ठीक है। अब क्या है नंबर सीरीज, अब इस नंबर सीरीज को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 113 से कितना बन रहा है 117, 113 से 117 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए 113 के अंदर यदि हम क्या कर दें +4 कर दें तो 113 और 4 मिलकर बन जाएगा 117। फिर देखिए 117 से कितना बन रहा है 121, तो 117 से 121 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 117 के अंदर भी क्या कर दें +4 कर दें तो 117 और 4 मिलकर बन जाएगा 121। फिर देखिए 121 से कितना बन रहा है 125 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 121 में भी क्या कर दें +4 कर दें तो 121 और 4 मिलकर बन जाएगा 125। फिर देखिए 125 से कितना बन रहा है 129, 125 से 129 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 125 में क्या कर दें +4 कर दें तो 125 और 4 मिलकर बन जाएगा 129। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 129 से अगली संख्या कौन सी आएगी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर सभी के अंदर +4 हुआ है तो मेरे भाई 129 में भी हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे तो 129 और 4 मिलकर बन जाएगा 133। यानी कि n के बाद में यहां पर संख्या भरी जाएगी 133। अब हमें देखना है कि n 133 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है n 133 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस सीरीज को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं और मेरे भाई दोनों ही तरीके हम आपको बताने वाले हैं और दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पहले तरीके से। कैसे, देखिए सीरीज में सबसे पहले हमें दिया गया है 113, 113 के बाद में दिया गया है 137, 113 से 137 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 113 के अंदर क्या कर दें +24 कर दें तो 113 और 24 मिलकर बन जाएगा 137। फिर देखिए 137 से कितना बन रहा है 106, तो 137 से 106 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 137 में से क्या कर दें -31 कर दें तो 137 में से -31 करेंगे तो बन जाएगा 106। फिर देखिए 106 से कितना बन रहा है 130, 106 से 130 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 106 के अंदर क्या कर दें +24 कर दें तो 106 और 24 मिलकर बन जाएगा 130। फिर देखिए 130 से बन रहा है 99, तो 130 से 99 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 130 में से क्या कर दें -31 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 99। फिर देखिए 99 यानी कि 99 से कितना बन रहा है 123, तो 99 से 123 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 99 के अंदर क्या कर दें +24 कर दें तो 99 और 24 मिलकर बन जाएगा 123। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 123 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +24, उसके बाद में क्या हुआ -31, फिर क्या हुआ +24, फिर क्या हुआ -31, फिर क्या हुआ +24। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +24 -31, +24 -31, +24। तो अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -31। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 123 में से क्या कर दें -31 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 123 में से हम क्या कर देंगे -31 कर देंगे, तो 123 में से -31 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 92। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 92। और ध्यान से देखिए 92 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरे भाई इसी सीरीज को में यदि हम कुछ ही सेकंडों में सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे। तो अब देखिए दूसरा तरीका मेरे भाई, यदि आपने हमारी पहले वाली क्लास देखी है तो आपको दूसरा तरीका 100% याद होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 113, 113 के बाद में 137, 137 के बाद में 106, 106 के बाद में 130, 130 के बाद में 99, 99 के बाद में 123 और 123 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि इस सीरीज के अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर देखिए मेरे भाई 113 छोटी संख्या, 137 बड़ी संख्या। फिर देखिए यानी कि 113 क्या है 137 से छोटी संख्या है। फिर देखिए 137 से 106 क्या है छोटी संख्या। यानी कि ये सीरीज जो आपके सामने दिया गया है इस सीरीज के अंदर संख्याएं किस क्रम में दी गई हैं, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी। अब इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी इस क्रम में दिया जाए जो सीरीज उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। कैसे देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 113, 137, 106, 130, यानी कि यह संख्या क्या है, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी। ठीक है, तो इस सीरीज को सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए 113 है, 113 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है, 106। 113 से 106 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 113 में से क्या कर दें, -7 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 106। फिर देखिए 106 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है, 99। 106 से 99 कैसे बनेगा, तो 106 में यदि हम क्या कर दें, -7 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 99। फिर देखिए 99 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 113 से 106 बना कैसे, -7 करने से। 106 से 99 बना कैसे, -7 करने से। तो 99 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 99 से कर देंगे, यानी कि 99 में से हम क्या कर देंगे, -7 कर देंगे। तो 99 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 92। ठीक है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 92, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो मेरे भाई चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि दूसरा मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मेरे भाई सीरीज को सोल्व करने से पहले आप ये जरूर देखना कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। और सीरीज में यदि आपको संख्या पहले छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी फिर बड़ी, इस क्रम में जो सीरीज आपको दिया जाए 100% आपको उस सीरीज को एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर सोल्व करना है। आपका प्रश्न 100% आपका प्रश्न सोल्व होगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको आगे एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो मेरे भाई जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। संख्या 85, 14, 932 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अवरोही क्रम होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक संख्या दी गई है, संख्या क्या है, 85। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 85 के बाद में है 14 के बाद में है 932। अब हमसे पूछा गया है कि इस संख्या को यदि हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अवरोही क्रम यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या के अंदर बड़ी संख्या क्या है, तो इस संख्या के अंदर बड़ी संख्या है 9। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 9, एक अंक के नीचे एक अंक लिखना है आपको। ठीक है, फिर देखिए 9 से छोटी संख्या क्या है, यानी कि सबसे बड़ी 9 है। 9 से यानी कि 9 से छोटी क्या है, 8 है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 के आगे लिखेंगे 8 है। फिर देखिए 8 से छोटी संख्या क्या है, 7 है। तो आपको 7 नहीं लिखना, केवल इस संख्या के अंदर आपको देखना है और जो संख्या छोटी है वही आपको लिखना है। 7 नहीं दिया गया है उसको छोड़ना है। उसके बाद में 6 भी नहीं दिया गया उसको छोड़ना है। ठीक है, फिर देखिए 8 के बाद में छोटी संख्या क्या है, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। उसके बाद में क्या है, 4 है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लिखेंगे 4 है। 4 के बाद में क्या दिया गया है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 है। 3 के बाद में 2 भी दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर दिया गया है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है, नई संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके स्थान देखेंगे कि कितने स्थान है, यानी कि कितनी संख्याओं के स्थान या कितने अंकों के स्थान यहाँ पर चेंज हुए हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें देखना है केवल अपरिवर्तित जिनके स्थान चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऊपर क्या है 8, नीचे क्या है 9, यानी कि इसका स्थान चेंज हो गया, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। फिर ऊपर देखिए 5 है, नीचे 8 है, यानी कि इसका स्थान भी चेंज हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए ऊपर 1 है, नीचे 5 है, यानी कि इसका स्थान भी चेंज हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर देखिए मेरे भाई ऊपर 4 है, नीचे इसके जस्ट 4 है, यानी कि संख्या को हम काउंट करेंगे, ऊपर 4 नीचे भी 4, ठीक है, यानी कि इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। फिर देखिए ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 3, तो इसका स्थान भी चेंज है, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है 3 और नीचे क्या है 2, इसका स्थान भी चेंज है, यानी कि इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है 2, नीचे क्या है 1 है, इसको भी हम चेंज यानी कि इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। केवल एक संख्या ऐसी है जिसका स्थान क्या है, या फिर मेरे भाई एक संख्या बोल दो या फिर एक अंक बोल दो, ठीक है, एक अंक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। अब यहां पर आपको केवल एक संख्या यानी कि 4 अपरिवर्तित है। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, यानी कि 4 अपरिवर्तित है, जो का आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आंसर गलत हो जाएगा। 4 संख्याएं अपरिवर्तित नहीं है या फिर 4 अंक अपरिवर्तित नहीं है, यहां पर केवल 4 जो संख्या है यानी कि 4 जो संख्या है या फिर अंक है वो मेरे भाई क्या है अपरिवर्तित है, और जो क्या हुआ है मेरे भाई 4 क्या है केवल एक संख्या या एक अंक, तो एक अंक हमारा राइट होगा। अब हमें देखना है केवल एक, ठीक है, एक हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो मेरे भाई 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी कि केवल एक अंक ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर है पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल भारत के गुजरात राज्य में पाया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। ऑप्शन ए आयरन तत्व, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व, ऑप्शन सी है पोटेशियम तत्व, और ऑप्शन डी है सोडियम तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व है कैल्शियम में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है। यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो लैक्टोबैसिलस जीव है ये दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्ष 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उस युद्ध में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में हुआ था, इस युद्ध के अंदर बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। आप सभी को बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा घटक रोगों से बचाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त का WBC, या फिर हम बोल सकते हैं कि रक्त का जो WBC घटक है यह हमें क्या करता है? रोगों से बचाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार पूछ लिया जाता है कि WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई याद रखना RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का, और WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस मुगल शासक को हराया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस मुगल शासक को हराया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध
किस वर्ष में लड़ा गया था? तो मेरे भाई याद रखना, चौसा का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1539 में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न यहीं से भी पूछ लिया जाता है कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो मेरे भाई याद रखना, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1540 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? ऑप्शन ए है हुमायूं ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने, और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वह हार्डवेयर डिवाइस है CPU जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी है लोनार झील, ऑप्शन सी है पुलिकट झील, और ऑप्शन डी है वेम्बनाड झील। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हंटर आयोग की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था, और मेरे भाई यही प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के अंदर भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हंटर आयोग की स्थापना का मुख्य कारण है
जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए, आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है ये 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 50 से 60 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप 50 से 60 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है इनपुट। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप कहाँ स्थित है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है।